प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। साने मोटरवे के बाद बहुत से सवालात हुकूमत की कारकर्दगी पर उठे और उसके बाद कई सवालात पुलिस के हवाले से उठे हैं। कुछ चीज़ों पर तो हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये सवाल उठाया कि मोटरवे की सिक्योरिटी को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया था। जो इंतज़ाम अब किया है हुकूमत ने, ये पहले भी हो सकता था, इस पर तवज्जो क्यों ना दी गई। कई सवाल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठे थे जो कल ही के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किए थे। मिसाल के तौर पे क्या पुलिस मौसर अंदाज में छापा क्यों नहीं मार सकी उस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जिसको पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक के बाद पता चला है कि आबिद एक मुलजिम है। और आज कुछ सवाल उठे हैं जिसमें सबसे अहम ये कि वकार नामी शख्स, वकारुल हसन नामी शख्स जिसको पुलिस ने मुलजिम बताया है, क्या वो वाकई मुलजिम है? क्योंकि वो पेश हो गया है पुलिस के सामने और उसने खुद पेश होकर कहा कि जनाब मेरे बारे में आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो मुलजिम ही नहीं हूँ। अब अगर एक शख्स ये कह रहा है और फिर ज़राए के मुताबिक उसकी तस्वीर भेजी गई है मुतासरा खातून को और मुतासरा खातून ने तस्दीक की है कि ये वो शख्स नहीं है जिन लोगों ने रेप किया, तो फिर पुलिस पर मजीद सवालात उठ गए हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है, जिसमें पॉलिटिकल शख्सियात, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुलजिम की शनाख्त हुई है तो ये तो सिंपल वहाँ से डेटा लिया गया और उसको पहले से रिकॉर्ड में पड़े हुए डेटा से मैच किया गया, ये काम सारा लेबॉर्ट्री में हुआ है, पुलिस ने क्या किया? तो ये तमाम चीज़ें आज हम साबिक पुलिस अफसरान के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी अब तक क्या रही है। क्या पुलिस ने वाकई तवक्को के मुताबिक काम किया है या पुलिस की कुछ कमज़ोरियां रही हैं? यह आज हम पुलिस के साबिक अफसरान के सामने, और इसके कुछ और पहलू भी हैं, कुछ सियासी पहलू भी हैं, वो हम सियासी शख्सियात के सामने रखेंगे। तो इस सिलसिले में जो मेरे साथ आज पैनल मौजूद है उनका तारुफ कराता हूँ। अब्बास लक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक IG मोटरवे पुलिस। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास लक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ताहिर आलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक IG इस्लामाबाद पुलिस। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। रोशान ज़फ़र मेरे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया रोशान, आपको खुशामदीद कहेंगे। और सहर कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अगले हिस्से में मेरे साथ हुकूमती तर्जुमान भी मौजूद होंगे और उनसे हम कुछ सवालात हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ज़फ़र अब्बास साहब ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब का, और मैं आपको सुनवा भी देता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, और ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, कल हमारे प्रोग्राम में जुल्फ़िकार चीमा साहब मौजूद थे, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था और कुछ और लोग भी ये कह चुके हैं कि पुलिस का क्या कारनामा है अगर फॉरेंसिक लैब में DNA मैच हो रहा है। तो ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब आज क्या कह रहे हैं। कल जो पकड़ा गया है बंदा, ये किसी बड़े पुलिस अफसर का कारनामा नहीं है। और इसमें भी जो है वो फोरेंसिक लैब जो है जो मियां शहबाज शरीफ ने बनाई थी पंजाब में, जो स्टेट ऑफ आर्ट अपनी मिसाल आप है, ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ से जाए वक़ुआ से एविडेंस कलेक्ट किया, फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया, उसको जाके लेबॉर्ट्री में मैच किया जो पहले से उनके पास आर्काइव्स में रखे हुए थे, वहाँ पर मैच कर गया और सामने आ गया। इसमें पुलिस का कारनामा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें जी, पुलिस ही ऑर्गेनाइज़ करती है ये सारे जो काम करने होते हैं। मसलन कोई फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट्स हैं, DNA है, कोई ब्लड का सैंपल लेना है, तो ये किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करना है, ये पुलिस का ही काम है। तो टेस्ट तो लेबॉर्ट्रीज ही करेंगे ना। अब टेस्ट कोई मतलब है, पुलिस का काम भी लेबॉर्ट्री से वो टेस्ट करवाना है, उनको मैच करना है, वो जो एक वहाँ पे डाटा होता है उसके साथ उसको मुताबिकत करनी है। तो ये बेसिकली पुलिस ही इस चीज़ को डायरेक्ट करती है। और पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया? हाँ बिल्कुल। पुलिस देखें, जो तफ्तीश और उसकी मुलज़मान तक पहुँचने का तरीक़ाकार है, उसमें पुलिस सारी लगी हुई है और उसमें कोई पुलिस ने कोई गफलत नहीं की। और ये पुलिस की उस कारकर्दगी की वजह से है कि उन्होंने क्लू निकाला और वहाँ तक पहुँचे। वो जो खुद ब खुद तो नहीं चले गया टेस्ट लेबॉर्ट्री में, वो उस डाटा के साथ मैच करना, ये पर पॉलिटिशियन जो है, देखें पॉलिटिशियन का काम नहीं है कि वो तफ्तीश में आके कमेंट्री करें। पॉलिटिशियन अपनी बेसिकली तो पॉलिटिशियन ही इस पुलिस फोर्स को तबाह करने वाले हैं। अच्छा। जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की पार्टी सबसे सरफहरिस्त है। अच्छा। और बाकी पार्टियों ने भी अपना रोल प्ले किया पुलिस को खराब करने में। मतलब कैसे खराब किया पुलिस को? देखे ना, आपके सामने मॉडल टाउन का वाक़या है जी। मॉडल टाउन में ये तो कुछ भी, ये तो एक जुर्म हुआ है ना जी। इसमें पुलिस की कोई बददियानती आप नहीं कह सकते। पुलिस की यह गफलत ज़रूर है कि उस सड़क पे पुलिस की गश्त नहीं थी या पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन मॉडल टाउन का वाक़या तो पुलिस को मिसयूज़ किया गया और पुलिस से मासूम बंदों को गोलियां मरवाई गई। ठीक, ये उनकी हुकूमत में हुआ है। अभी वो कह रहे हैं मतलब है इनको पॉलिटिशियन को नहीं आना चाहिए तफ्तीश के मसलों में। ठीक है, इनको मतलब है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस की कारकर्दगी ठीक है। ताहिर आलम खान साहब, अगर पुलिस की कारकर्दगी ठीक है तो पुलिस ने क्या गलत शख्स को
जो है वो मुजरिम करार दे दिया है, क्योंकि वकारुल हसन के की जो वालदा हैं, जो भाई हैं, जो फैमिली है, वो ये कह रही हैं कि जनाब हम मुलजिम नहीं हैं, हमारा बेटा या भाई जो है वो इसमें जिस जुर्म में शामिल नहीं है। क्या उन्होंने कहा है ये मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर आप ज़रा बताइएगा क्या जिससे गलती हो गई है या आपके ख्याल में आपको लगता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। ज़रा सुनिए क्या कहा गया। नहीं मेरा पुत्र, 4 उनदियां बेटियां ने हैं ते 2 उनदे बेटे ने, अजे छोटे ने। मेरा पुत्र इहो जिहा नहीं। वकार का बड़ा भाई हूँ। मेरे जो वकार भाई है उसकी वर्कशॉप है किला स्टाशा स्टॉक पे। मार्केट से भी आप पूछ सकते हैं वो कैसा बंदा। हम शरीफ लोग हैं, हमारे पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं हम कैसे लोग हैं। 20 साल से हम इधर अली टाउन में रह रहे, पहले हम कोट मामदीन में रहते थे। नाम किसी थाने में गए हैं, फैक्ट्री एरिया हमारा थाना, हमारा उधर कार्ड चेक कर सकती है हुकूमत। अच्छा, अब ताहिर आलम खान साहब मुझे ये बताइए, आपके अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये पुलिस को उससे कुछ गलती सरजद हो गई, गलत शख्स को पकड़ लिया है, या जैसे फयाजुल चौहान साहब कह रहे हैं कि जनाब जुर्म करने वाला कभी कबूलता थोड़ी है कि मैंने जुर्म किया है, लेकिन कभी वो इस तरह पेश भी नहीं होता पुलिस के सामने, खुद के पेश होकर कह दे कि जनाब मैं नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि पुलिस ने जो मुलजिम हैं उनके कॉल डाटा रिकॉर्ड की मदद से मुलजिम जो मेन मुलजिम है उससे इस तक पहुंची है और इसकी लोकेशन वगैरह की वजह से पहुंची है। और सही मायनों में तो उसी वक्त पता चलता है जब मुलजिम पकड़ा जाता है, या इस मुलजिम का डीएनए जो है वो उस जो हमने डीएनए का सैंपल खातून से कलेक्ट किया है उससे मैच हो जाए, या इसकी कोई चीज़, इसके बाल, इसके कपड़ों के कोई थ्रेड्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो उधर मिल जाएं और मैच हो जाएं, तो फिर हम इसको सही मायनों में अक्यूज कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये प्री मैच्योर किस्म की राय दे दी गई और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया गया, और हुकूमत गालिबन अंडर प्रेशर थी बहुत ज़्यादा मीडिया की तरफ से और मुखालिफ सियासी पार्टियों की तरफ से, और अमूमन और वाकई ये केस भी बहुत ही संगीन है, पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उन्होंने जल्दबाजी में ये नाम दे दिए। अब जो है हो सकता है ये मुलज़िम रेप करने में शामिल ना हो, लेकिन बाकी किसी अमल में शामिल हो, उनके साथ आया हो लेकिन आगे वारदात में शामिल ना हो, तो ये तफ्तीश के बाद पता चलेगा। और इसका पेश होने का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसने समझा होगा कि मैंने रेप तो नहीं किया, मैंने वारदात नहीं की, मैं तो आया ही था, मैं तो नीचे ही खड़ा रहा था, मैं तो नहीं गया था। तो इसलिए मुझे कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस जो है मुझे मेन मुलज़िम जान के मुझ पे अटैक करे, मुझे पकड़ने के लिए फोर्स यूज़ कर दे और मेरा नुकसान हो जाए, इसलिए ये पेश हो गया। बिल्कुल सही है। हो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लेकिन सोच समझ के मुलज़िमों के नाम डिस्क्लोज, हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं ये थोड़ा प्रीमेच्योर आपको लग रहा है। जी प्रीमेच्योर लग रहा है। और इससे पहले जो मैंने सुना है, ये जो डीएनए लैब है ये 90s से कायम है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी का शोबा है। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि 2004 में लाहौर में कान्हा के इलाके में, मैं एसपी था वहाँ कान्हा के इलाके में एक इसी तरह डकैती के दौरान रेप हुआ। हमने उस खातून के डीएनए सैंपल पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे में भेजे और उन्होंने, मुझे हैरानगी की इंतहा नहीं रही कि मुझे चंद दिन में उन्होंने बता दिया, 2-3 दिन में मैच करके कि हमारा जो प्रोफाइल है डाटा जो है हमारा सारा, उसमें पड़े हुए हमने डीएनए के सैंपल से मैच किया है, तो ये फला मुलज़िम है, वो भी मुजफ्फरगढ़ का मुलज़िम था, और वो सेम दोनों का डाटा मैच कर गया है। तो मैंने फिर उसको पकड़ने के लिए टीमें भेजी, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है कि अगले दिन ही मेरा किसी और वजह से तबादला वहाँ से हो गया था। तो ये कोई पहली बात नहीं है। तो ये डीएनए लैब भी 90s से कायम है, और शहबाज शरीफ साहब ने डेफिनेटली उसको बेहतर बना के और उस एक बाकायदा तौर पर एक फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि मुलज़िम की तस्वीर दे दी गई, अब प्रेस ने दी या प्रेस को लीक कैसे हुई, मुझे नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है उसमें वो सीक्रेसी का आंसर जो है बहुत कम है। ऑफिसर्स का कंट्रोल मुझे कम नज़र आ रहा है कि वो हर बात जो है प्रेस को पता चल रही है, और प्रेस को भी बगैर पुलिस के पूछे तस्वीर वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा वो ये होगा
कि जब शनाख्त परेड अगर खातून आमादा हो जाती है या कोई और विटनेस आमादा हो जाता है, वो विटनेस ये कहता है कि मैंने इस मुलजिम को कार का शीशा तोड़कर खातून को निकालते हुए देखा था ज़बरदस्ती, तो फिर उसकी एक शनाख्त परेड होती है जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है। जी। लेकिन अगर तस्वीर पहले से आ जाए अखबारों में तो ये वो शनाख्त परेड नल एंड वाइड हो जाती है। आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर जब मुलजिमों को अदालत में पेश करती है तो मफल्ड होते हैं, उनके मुंह सर ढांपे हुए होते हैं ताकि आपका उनको कहना पहचाना ना जा ये सके। लीक नहीं होनी चाहिए थी पुलिस की तरफ से। हुआ है जी, और उसमें इसका एक दूसरा नुकसान ये भी हुआ ना कि मुलजिम जो है वो पुलिस के मुताबिक खुद वो भाग गया वहां से। बिल्कुल सही है सर, इसके कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन पहले रोशाना साहबा मुझे ये बताइए। जी सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास, मैं जरा बाकी मेहमानों को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में, मैं कुछ और पहलू में आपके सामने रखता हूँ। रोशाना साहबा, ये बड़े अजीबोगरीब और संगीन नौयत के वाक़या सोसाइटी में हो रहे हैं, होते हैं। ये अपनी नौयत का एक बिल्कुल ही एक वहशियाना सा वाक़या है, शायद इस नौयत का वाक़या नहीं होगा, लेकिन कल ही एक शख्स को मस्जिद में 6 साल बच्ची के साथ वो रेप करने की कोशिश कर रहा था और वो पकड़ा गया और उसको फिर पब्लिक ने मारा पीटा भी। फिर बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ रेप करना और फिर उन्हें मार देना, कत्ल कर देना, इसके रोज़ाना वाक़यात कुछ रिपोर्ट होते हैं और कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं होते। ये सब क्यों हो रहा है सोसाइटी में? सोसाइटी क्रैश कर गई है, सोसाइटी में नॉर्म्स बाकी नहीं रही, तरबियत नहीं रही, हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहा, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल पा रही, मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इसका? देखिए जी, जितनी भी बातें आपने की हैं ये इसका इन सब का ताल्लुक है जो आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वो रवैये हैं जो हम सीखते हैं, दीज आर लर्न बिहेवियर्स। अगर आप तहकीक को देखें तो अगर एक शख्स अपनी बीवी को पीटता है तो जब उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो भी वही करेगा। तो जो ख़वातीन के बारे में हमारी सोच है, जिसको हम पिदरशाही निज़ाम से उसको मुंसलिक करेंगे, जिसमें जो हम तफरीक करते हैं लड़के और लड़की में, ये एक लर्न बिहेवियर है। देखें, किसी का मेरे लिए दरवाज़ा खोलना काफ़ी नहीं है, जो बहुत ज़रूरी बात है कि वो एक खातून को किस नज़र से देखता है। तो एक तरफ तो हम ये सीख रहे हैं कि वायलेंस जो है, जो तशद्दुद है औरतों पर, वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में और ये आम है। एक रिसर्च मैं देख रही थी, 32% ख़वातीन पाकिस्तान में जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और ये डोमेस्टिक वायलेंस उन पे कौन करता है? या उनके खामंद है या उनके घर वाले। तो ये कहना कि ये तो बिल्कुल गलत सोच है कि हम ये सोचें कि जी घर से ना निकलें तो आप पे तशद्दुद नहीं होगा। ये तो हमारी सोसाइटी में तो ये आम हो गया। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि जो रेपिस्ट है वो अमूमन या जो बच्चों पे तशद्दुद करता है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये ऐसा तो जो ये जुर्म जो है ये तो इसकी तो कोई तलाफी नहीं है, जो बच्चों पे तशद्दुद है और जो हमारे माशरे में आम बात हो गई हुई है। तो ये ज़्यादातर 72% तहकीक हमें ये बताती है कि ऑलमोस्ट 72% जो लोग हैं जो ये तशद्दुद बच्चों पे करते हैं वो जाने पहचाने हैं। तो पहले तो हमने अपने घरों को दुरुस्त करना है। हम जो लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, जो बच्चियों को सिखा रहे हैं, हमें उसको चेंज करना है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, हम बात चूँकि अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की कर रहे हैं, उन लोगों की कर रहे हैं जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है। हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पुलिस हो गई या और हमारे जो शोबे हो गए, तो कन्विक्शन रेट्स पे आते हैं। आपने बात बिल्कुल सही की कि तकरीबन 95% जो हमारे केसेस हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते। जो औरतों पे वायलेंस होता है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है, हम चुप हो जाते हैं, हम बात ही नहीं करते, क्योंकि यही कहा जाता है कि बेहतर है इसको दबा दो। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो यही समझती है कि औरत जो है वो इसको कसूरवार है, उसने ये किया, ये ना जाती बाहर तो ऐसा ना होता। ये हमारी पहली सोच होती है और ये आम सोच है। आई एम सॉरी टू से, मुझे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। इंसिडेंट पे बड़ा अफसोस हुआ है और मैं उनके जब सोचती हूँ जिनके साथ ये हुआ है, तो मेरी एक गुजारिश होगी उनकी फैमिली से, अगर कोई सुन रहा है, प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। ये ऐसी चीज नहीं है जो हेल्प के बगैर आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ जी, हमारी कन्विक्शन रेट्स नहीं है। 2% केसेस जो आते भी हैं अदालतों में, उनमें भी कन्विक्शन रेट्स 4% से कम है। आप आप मुल्जिम को देख लें, जो पुलिस की जानिब से मुल्जिम बताया गया है, आप उसी को अगर देख लें तो उस पर पहले माजी में कई मुकदमात हो चुके हैं और वो छूट चुका है। अब वो कैसे छूटता रहा, उसके शवाहिद नहीं थे या जो है वो प्रोसिक्यूशन कमजोर रही है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। रोशाना साहब, अगर इजाज़त दें तो मैं सैर कामरान साहबा को शामिल कर लूँ, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। सैर कामरान साहबा, आप किसको इसका जिम्मेदार इस वाक़े को समझते हैं? सोसाइटी को, लोगों को, शऊर की कमी को, तालीम की कमी को? क्या वजह है आपके ख्याल में? असल मैं दोनों पहलुओं पे बात करना चाहूंगी। एक तो जो माशरती खराबी है,
हमारे यहाँ तरबियत और तालीम के अंदर जो फुकतान है, जब मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल हक साहब का, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने सिविक एजुकेशन को तालीम से निसाब से निकाल दिया। यानी वो जो एक तरबियती अमल है उसको हमने जरूरी नहीं समझा कि वो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है कि आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, आपकी सोसाइटी में रहना क्या कैसे है, आपकी जो है वो शहरियत की क्या ऑब्लिगेशंस हैं और आपकी क्या हकूक हैं। ये हमने सोचा इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद अभी जिस किस्म का हमने एक टेरराइज किस्म की सोसाइटी बनाई है जिसके अंदर इंसानों के अंदर हैवानियत ज्यादा है। दूसरा मैं समझती हूँ कि जो है ये घर के अंदर भी जो एक तरीकाकार होता था तरबियत का, उसके अंदर भी बहुत फुकदान है, जिसकी वजह से शायद इंसान से ज्यादा मुझे लगता है कि हैवान पैदा हो रहे हैं। यानी जो ये सब इस तरह के फेल कर रहे हैं, क्या उनकी माएँ नहीं होंगी, वो बगैर माओ के पैदा हुए होंगे, या उनके घर में बहनें और बेटियां नहीं होंगी कि उनको तमीज, तहजीब और इखलाक जो है वो करीब से नहीं गुजरी। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक रोड को खोल देना, वहां पर सिक्योरिटी एसरटेन नहीं करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक खातून कॉल करती हैं और उस कॉल को लीक कर देना और उस कॉल को रिस्पॉन्स नहीं देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है कि आपने नहीं दिया, आपकी कोताही थी, आपका ये सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आपने रिस्पॉन्स दिया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जिस तरीके के बयानात हैं, मैं समझती हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात, कि आप जो है बजाय ये कि ये बोले कि जी हमारी कोताही थी, हम गलती पे थे, हमें ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में हम जो है वो पूरे नहीं ठहरे, तो आप उसके बजाय जो है आप कहते हैं कि जी खवातीन घर से बाहर क्यों निकलती हैं, किसके साथ निकलती हैं और कब निकलती हैं, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाती। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो SHO है, मैं ये समझती हूँ जो SHO है उसको अपने इलाके के हर फर्द का पता होता है, कौन मुजरिम है, कौन क्या करता है, कौन जो है वो किस जुर्म में है। अगर SHO को ये नहीं पता तो मैं सोचती हूँ कि फिर यहीं पे कोई बुनियादी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है सहर साहबा कि ये इसका तो ताहिर साहब जवाब दे सकते हैं, जफर साहब जवाब दे सकते हैं कि पुलिस की जो प्रोफेशनल उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या उनकी जो सलाहियतें हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। क्या वो खुद से रिफॉर्म्स नहीं ला रहे, रिफॉर्म्स के रास्ते में रुकावट हैं, क्या वो ठीक नहीं करना चाहते, क्या वो इन मुजरिमों की सरकोबी खुद से नहीं कर रहे हैं या नहीं करें। इन सवालों का जवाब जो आपने उठाए हैं इसका जवाब तो जानते हैं पुलिस अफसरान से। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आसिम शौकत साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। आसिम शौकत साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर कर दीजिएगा कि वो मुलजिम वकारुल हसन जो आज पुलिस के सामने पेश हो गया और कह रहा है कि मैं मुलजिम नहीं हूँ, चाहे तो आप मुझे उस मुतासरा खातून के सामने पेश कर दें, और मुतासरा खातून को तस्वीर भेजी गई, उन्होंने भी कहा यह नहीं है। क्या अब इस वक्त पंजाब हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ क्या है, वो मुलजिम है या नहीं है, किस नतीजे पर पहुँची है हुकूमत? थैंक यू असद। अच्छा असद, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मीडिया में आज बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपीटेडली कि मुलजिम ने कह दिया है कि जनाब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ अवाम से भी और ख़ुसूसन मीडिया से, क्या कभी कोई प्रेसिडेंस है कि जब मुलजिम ने कहा हो या मुजरिम ने कहा हो कि हाँ जी मैं इन्वॉल्व था? अभी हमने देखा है केसेस में मुलजिम खुद पेश हो जाता है। नहीं, खुद पेश हो, कितने केसेस में, बेशुमार केसेस में खुद पेश होता है, लेकिन कितना रेयर होता है कि मुलजिमीन ये मान लें कि हाँ जी हम इन्वॉल्व थे। और इतना हीनियस क्राइम है, और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें कितनी पेशियां और झूठी गवाहियां। पंजाब हुकूमत आप ये कह रहे हैं कि इस बात पर कायम है कि वही मुलजिम है? नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुलजिम अपने मुंह से नहीं मानता। अभी द गुड थिंग इज कि तफ्तीश किसी डेडलॉक पर नहीं पहुंची है, एक कड़ी और मिल गई है। अगर ये बेकसूर हुआ तो डेफिनेटली ये बरी हो जाएगा, लेकिन क्या हम इसके ऊपर एक और कड़ी क्या मिल गई है? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम किसी मुलजिम के कहने पर कि मैं बेकसूर हूं उसको छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी कानूनी इदारा। आपसे तो कोई नहीं कह रहा कि आप उसे छोड़ दें, लेकिन सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप पुलिस, क्या पंजाब हुकूमत कायम है इस बात पे कि यही मुलजिम है? आपने कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब ने की थी उसको, जी पंजाब हुकूमत ने फिलहाल उसको दायरे तफ्तीश में रखा हुआ है, उससे तफ्तीश हो रही है। उसने आगे से ये बयान दिया है
कि ये मोबाइल मेरे पास नहीं था, ये मेरे बहनोई के पास था। और एक नया नाम आया है, मैंने अभी आपसे कहा कि किसी डेडलॉक पर आके रुक नहीं गई तफ्तीश, अल्लाह का शुक्र है कि आगे बढ़ रही है। मान रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने कल उसका जो नाम दिया था ये प्री मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो वज़ीर आला ने खुद की। अच्छा देखें, ये प्री मैच्योर कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं थी कि ये एक बड़ा, ये जो कार्रवाई सारी डली है पुलिस की, ये एक बड़ा हसीन इम्तजाज था रिवायती और जदीद तरीकों का। अगर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि सबसे पहले डीएनए मैचिंग हुई और उसके बाद जियो फेंसिंग हुई। एक बकायदा एक टावर को स्पॉटलाइट किया गया और उसके रेडियस में जितनी कॉल्स चल रही थी उसके सीडीआर लिए गए, फिर उस एक टाइम स्लॉट को आइडेंटिफाई किया गया। उस टाइम स्लॉट में इस फोन के साथ जितनी इंटरेक्शन हो रही थी उसमें इस बंदे को आइडेंटिफाई, इस नंबर को आइडेंटिफाई किया गया। और उसके बाद पिछले 72 घंटों में एक रिगरस कैंपेन चली, इसके खानदान, इसके घर और छापे, तब जाके ये बंदा सामने आया। जफर अब्बास साहब, क्या ऐसे में क्या हतमी तौर पर उसको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिम करार दिया जा सकता था कि जनाब ये है वो बंदा जिसने कल जो इस वाकये में मुलव्वस था, या कहा जा सकता था कि हमें शक है कि ये उसमें शामिल हो सकता है? देखिए, वो तो बेसिकली आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक यही क्लू का बताया कि ये हमें क्लू मिला है और दोनों बंदे नहीं पकड़े गए, क्योंकि पकड़ा कोई नहीं गया था। अभी ये मुल्ज़म आया पुलिस के पास, इसको टाइम दें पुलिस को, पुलिस वाले इसको वेरीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा। देखिए, असल बात जो है ना सर, मेरा सवाल तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है जो वज़ीर आला साहब ने की ना, अगर वो मुल्जिम नहीं है तो क्या उसके बारे में इतने यकीन से हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए था? नहीं, या उसको या उसके बारे में क्या कहा कि एक हमारे पास एक क्लू है, शायद ये शख्स हो सकता है, या फिर उसका नाम ही पेश नहीं करना चाहिए था? बेसिकली देखिए जी, जब तक बंदा पकड़ा ना जाए और आप कंफर्म ना करें, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक बेसिकली शुबा था, वो एक सस्पिशन था और वो एक वैलिड क्लू कह लें। उनकी मेहनत के बाद पुलिस ने ये हासिल किया, आईजी साहब ने बताया। तो अभी मेरे ख्याल में बिफोर टाइम है, एक बंदा पकड़ा नहीं गया, एक बंदा थाने में है, उसको देखें, वो कल तक इंशाल्लाह। आप इसमें सैर कैमरा साहब कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी असद, मैं ही कह रही थी कि इंतहाई इमेच्योर एक्शन था। यानी ये मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा जो कुछ भी हो रहा है ये मीडिया प्ले हो रहा है। अगर जिम्मेदारी आप अपनी पूरी नहीं कर सके, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके, आप उस खातून को बर वक्त जो है रिस्पॉन्स नहीं दे सके और उसके बाद फिर आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात आते हैं, फिर इस किस्म की आप जो है, अगर आपने तफ्तीश करनी है, अगर आपको क्लू मिल गए तो आप पहले मुजरिम गिरफ्तार करें, आप अपने क्लू को इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ये बताएं कि जी कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं है। क्या अदालत बन गई है पुलिस? हाँ, मेरे ख्याल में वो जल्दी में मुझे तो ये लग रहा है कि पुलिस जो है वो अदालत बन गई है, जल्दी में एक्शन लिया गया। लेकिन मैं यहाँ एक क्वेश्चन मेरा बड़ा वैलिड है कि सिर्फ हुकूमत या पुलिस के इदारों पर क्यों जल्दी का? क्या आपने पिछले 3 दिनों से मीडिया को अगर आप मॉनिटर करें, क्या आप ये कह सकते हैं कि किस किस्म का प्रेशर जो था वो इंक्रीज हुआ था? मीडिया के प्रेशर की वजह से वज़ीर आला, वज़ीर कानून, आईजी कह रहा हूं कि उन्होंने बैठ के ऐसे नाम पेश कर दिए, ऐसे नाम पेश नहीं किए, यही मैं यकीन नहीं था उन्हें। अच्छा देखें असद साहब, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ही नाम पेश नहीं हुए, बाकायदा एक शख्स का डीएनए मैच करता है, फिर उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलते हैं, फिर उस स्पेसिफिक रेडियस में उस आदमी को पकड़ा जाता है। छापामार टीमें 28 टीमें जो थी वो मुरत्तब की गई थी, जो दिन रात काम कर रही थी। लेकिन देखें, ये भी इस चीज को भी अप्रिशिएट करें कि किस तेज स्पीड के ऊपर काम किया है पंजाब पुलिस ने। यही ज़ैनब केस था। मैं तो इसको माजरत के साथ मैं तो अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। ये अगर मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता तो पुलिस ने ये भी नहीं किया होता, ये रिपोर्ट होने के बगैर करना चाहिए था। स्पीड को कह रहा हूं अप्रिशिएट करें। कल शहबाज गिल साहब ने मुबारकबाद पेश की है, मुझे तो उस पर भी एतराज है। कल के प्रोग्राम में मैंने उठाया, किस बात की मुबारकबाद? पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, मुबारकबाद की। अच्छा देखिए, मैं एक मिनट आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगा। मैं एक सवाल ताहिर आलम साहब से करना चाहता हूं। ताहिर साहब, आप मुझे सर ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो रेड हुई, जिसके नतीजे में कल आईजी साहब ने कहा कि हमने रेड की और वो बंदा हमारे पहुंचने से पहले भाग गया, रेड कमजोर थी, मीडिया में लीक हो जाना इसकी वजह थी, या पुलिस की कमजोरी थी किसी हद तक? मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटी सी टीम होगी पुलिस को जिसको अचानक इतला मिली होगी और उन्होंने इमीडिएटली रेड कर दिया होगा, उनके पास पूरे वसाइल नहीं होंगे और जिसकी वजह से मुलज़िम भागने में कामयाब हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो पहले से उन्हें पता था और टाइम था तो उन्हें प्रॉपर तैयारी करके जाना चाहिए था और मुलज़िम को निकलने नहीं देना चाहिए था। मुलज़िम के निकलने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं पैदा हो रही हैं। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन पर इन्हें तवज्जो देनी है। पुलिस के ऊपर हम ब्लेम दे सकते हैं सिक्योरिटी नाकस का, बल्कि सिक्योरिटी नाकस का ब्लेम पुलिस पर देना भी गलत है। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है कालाशाह काकू से लेके ये बागबानपुरे तक जो रोड है, ये 11 किलोमीटर का टुकड़ा, ये रिंग रोड का हिस्सा है।
जिसे ईस्टर्न बाईपास लाहौर कहते हैं, और रिंग रोड की एक अथॉरिटी है जिसके कमिश्नर इंचार्ज है, और उन कमिश्नर के मातहत एक स्पेशल पुलिस है खाकी वर्दी वाली। उसका कोई ताल्लुक लाहौर पुलिस से या मोटरवे पुलिस से नहीं है। वो यहाँ पर 2 शिफ्टों में होती थी, लेकिन रात की शिफ्ट में नहीं होती थी। तो और वो भी उन्होंने दूसरे इलाकों से पुलिस लेके यहाँ लगाई थी। बदकिस्मती है कि चाहे वो कई सड़कें शुरू कर दी जाती हैं, इवन डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि मोटरवे की सड़कें शुरू कर दी गई, लेकिन उसके लिए फोर्स जो है बर वक्त नहीं पैदा की गई। पुलिस के जो चीफ होते हैं वो किसी भी इवेंट के शुरू होने से काफी पहले ही डिमांड अपनी कर देते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें जो है वो बर वक्त फोर्स नहीं दी जाती। और अभी किसी सारा मीडिया जो है वो पुलिस को ही कसूरवार पहले ठहराता रहा कि पुलिस की सिक्योरिटी में लैप्स था, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की भी वो तो अलग एक रिंग रोड है, उसकी तनख्वाह भी 25% ज्यादा है। जी नहीं, हमारा तो सर बुनियादी सवाल साहब यही था हमारा कि पुलिस वहां पर सिक्योरिटी हुकूमत ने नहीं लगाई, ये हुकूमत की कमजोरी है, पुलिस की नहीं थी, पुलिस तो वहां पर डिप्लॉय नहीं हुई, मोटर में पुलिस के हवाले भी वो नहीं किया गया था। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं रोशाना साहबा के सामने एक सवाल रखना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक सर प्रोग्राम में लेना, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। रोशाना जफर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में 10 वाक़यात अगर होते हैं तो एक उसमें से रिपोर्ट होता है, या शायद ये रेशो इससे भी कम हो। अगर वो मीडिया में हाईलाइट हो जाए तो उस पर तमाम लोग इदारे हरकत में आ जाते हैं, सब लोग वज़ीर-ए-आज़म समेत और वज़ीर-ए-आला समेत नोटिस ले लेते हैं। एक वाक़े के मुल्ज़िमान को पकड़ लिया जाता है, मुजरिमों को सज़ा हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो वाक़या फिर दोबारा होने लगते हैं, वाक़यात रुकते नहीं हैं। आपके ख्याल में कोई मैकेनिज्म बनाने में कभी किसी ने संजीदगी इख्तियार की है कि कोई मैकेनिज्म बनाया जाए उस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए? देखिए जी, इसमें तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसका जो इम्पैक्ट है या जो किसको कसूरवार ठहराएं, ये तो सिस्टम ही ख़राब है। अगर हम वहाँ से शुरू हों तो हर चीज़ ही ख़राब है। हमारा जुडिशल सिस्टम भी जो है, कन्विक्शन रेट्स बहुत लो हैं, पहले भी हमने बात की। हमारा फोरेंसिक एविडेंस और हमारा जो पूरा रवैया है, माइंड सेट है पुलिस का, अगर उस पर भी बात करें तो वो तो इस इंसिडेंट में भी नज़र आ गया। वो आपकी बात सही है। एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि इस वक्त इंसिडेंट्स जो आते हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं, अब कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इसका डाउनसाइड जो ये है वो है गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जो इंटरनेट का हो रहा है। आपने मुझे एक सवाल पूछा था शुरू में कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं ज़्यादा। अब देखिए, हमारे हर एक के पास एक्सेस टू इंटरनेट है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और हमें पता है कि इस वक्त किस किस्म की मालूमात या इंफॉर्मेशन लोगों की रसाई पहुंच रही है, और वो सब मनफी है। बहुत सी जो ये रिसर्च या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों के जहन को और भी ख़राब करने का इन मालूमात हैं जो पहुंच रही हैं। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, और ये शुरू होगा तालीम के इदारों से कि हम बच्चे और बच्चियों को बताएं कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल क्या है। ये पेरेंट्स को भी बताने की ज़रूरत है। आपको पता है इस वक्त साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, और ये जो बात हम बच्चियों के तशद्दुद की बात कर रहे हैं, ये साइबर के थ्रू भी बहुत हो रहा है। तो अब तो एनवायरनमेंट बहुत बदल गई है, तो हमें तो पूरे निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो हमने पुलिस के हवाले से बात की, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें इन्होंने जो आईजी साहब ने जो बात की थी कि वसाइल की कमी है, तो जब हम एक पुलिस SHO की बात करते हैं और उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं और उनकी सोच की बात करते हैं, तो ये तो हमारी सोसाइटी का ही नुमाइंदा है ना, उसमें से ही निकले। तो उनकी सोच भी बदलने की ज़रूरत है। सो हमें सेंसिटाइजेशन भी करने की ज़रूरत है। यही बात आती है, मैं तो कहती हूँ कि जी वी हैव टू गेट मोर वुमेन इन द पुलिस, वी हैव टू गेट मोर वुमेन इन द जुडिशरी। जब तक ये नहीं होगा, ये आम चीज़ नहीं होगी, तब तक ख़वातीन के मसले भी नहीं हल होंगे एज फार एज द सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। जहाँ तक इंसाफ की बात है, तो जब तक हम इस पूरे सिस्टम को सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी।
और जब तक हम अपने रवैयों को नहीं बदलेंगे, और ये हम सब इसमें मुलव्विस हैं जी। और ये और उसके बाद फिर रूल ऑफ लॉ, वो भी जाहिर है इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ जी, मुजरिमों को पता होना चाहिए कि जी दे विल बी कॉट। जी वो कहते हैं ना जी, फेयर ऑफ द लॉ है, वो खौफ है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, जिसकी जो डिटरेंट बनता है। जब आपको पता है खुले आम आप करें, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, तो फिर तो और एग्जैक्टली ये हुआ है आबिद के केस में, जो इसका मुलजिम है उसके केस में हुआ है, वो कई दफा छूटा है पहले। अच्छा, मैं एक से पहले कि सहर साहबा के पास आऊं, मैं एक चीज मुझे आसिम शौकत साहब जल्दी से बता दीजिएगा। अभी ताहिर आलम खान साहब ने कहा कि रेड कमजोर हुई थी जिसकी वजह से मुलजिम को भागने में मदद मिली। अच्छा असद, ऐसे नहीं था, चूंकि कोशिश पुलिस की यही होती है कि जल्द अज जल्द मुलजिमों पे हाथ डाला जाए, ना कि वो कहीं इधर उधर हो जाएं। उस सिलसिले में मुकम्मल प्लानिंग के साथ और इस हद तक सेगा राज में इसको रखा गया था कि कोई पुलिस की ऑफिशियल व्हीकल यूज़ नहीं की गई, कोई ऑफिशियल वर्दी यूज़ नहीं की गई, सादा कपड़ों में टीम तैयार की गई थी जो वहाँ पहुँची। अनफॉर्चुनेटली चूँकि अब मीडिया जो है इसमें रिपोर्टिंग हो रही होती है और कुछ लोग बड़े बाखबर होते हैं, किसी तरह ये खबर मीडिया को लीक हुई और फिर ये मीडिया पर ओपन हो गई। अब डेफिनेटली जिसने जुर्म किया होता है वो अपने ईयर्स एंड आइज़ को बड़ा ओपन रखता है कि मुझे लम्हा ब लम्हा अपडेट मिलती रहे कि पुलिस और इंतजामी इदारे क्या कर रहे हैं। किसी तरह वो खबर मीडिया से लीक होती है, उस तक पहुंची। बुनियादी तौर पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मीडिया तक लीक होने से नहीं रोक सकी। अच्छा देखें, अब सिर्फ ये पुलिस की गैर जिम्मेदारी नहीं है, मीडिया को भी एक जिम्मेदाराना जो बिहेवियर है वो शो करना चाहिए था कि एक इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, एक इतना ब्रूटल किस्म का एक्ट हुआ है, इतनी बर्बरियत हुई और मुलजिमों को पकड़ने के लिए एक लीड मिली है, तो क्या ज़रूरत है कि इमीडिएटली आप टीवी पे आके स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्क्लोज कर दें। बहरहाल दिस हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, और वो लीड उन्हें मिली, और इससे पहले कि सफ़ेद कपड़ों पे टीम वहाँ पहुँचती, वो इमीडिएटली डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, और वो एक बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो थी वो ज़ाया हो गई। लेकिन ज़्यादा देर इंशाल्लाह रहेगी नहीं, अभी 28 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और एक बड़ी भरपूर एफर्ट जारी है उनको कैप्चर करने की। सहर कामरान साहबा, आप देख रहे हैं हुकूमत से कुछ गलती हुई है, पुलिस से कुछ गलती हुई है? पहली बात ये कि अगर मीडिया ये केसेस टेकअप ना करे तो हम अंधे बहरे गूंगे बन के बैठे रहें। यानी अगर मीडिया किसी इशू को टेकअप करता है तो उस इशू पे गवर्नमेंट जो है वो कंपेल्ड होती है कि दे शुड टेक सम एक्शन। दूसरी बात ये है कि प्रोफेशनलिज्म का लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है, इंफॉर्मेशन लीक होने में भी, रेड में भी, रिस्पॉन्स में भी, एक्ट करने में भी और बिहेवियर में भी। यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि खराबी वहां पर है। और दूसरी बात है कि तरजीहात मुख्तलिफ हैं। अगर आपकी तरजीहात जो है वही होती हैं जिस चीज के लिए पुलिस फोर्स होती है, तो फिर इस किस्म के हादसा और वाकयात नहीं होते। तरजीहात तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तरजीहात तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर तरजीहात दुरुस्त होती तो फिर आपकी आवाम की सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके ओथ का हिस्सा होती, लेकिन वो नहीं है। और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं मीडिया को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो फॉल्ट किसका है? यानी पुलिस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक हो जाती है, मुजरिमों तक पहुंच जाती है, पुलिस मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकती। यानी मुजरिम आर मोर विजिलेंट देन पुलिस। मुजरिम विजिलेंट होते हैं, पुलिस विजिलेंट नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आपको पता लग गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो खातून हयात है ना, आप पहले जाके तस्वीरों की तस्दीक उस खातून से करते कि जी जो विक्टिम है कि क्या ये वही लोग हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मीडिया ने नहीं की ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वजीर आला कर रहे हैं, जो खुशखबरियां दे रहे हैं वो तो हुकूमती कारिंदे हैं। अगर वो ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि अलमिया है, अलमिया को महसूस करे। वो है ना, हादसे से बढ़ के सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख के। ये उस वक्त भी हुआ जब उस लड़की के साथ ये वाकया हो रहा था, ये अब भी हुआ कि हादसे से बढ़ के इसको सानेहा बनाया गया है कोताही की वजह से। हुकूमत है हाइपर मोड के अंदर। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आज अगर तस्दीक के लिए भेजा जा रहा है तस्वीरों को, खातून को, तो ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हो सकता था। आप इसमें जफर साहब समझते हैं कि ये पुलिस को ये कल जो हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब, वजीर कानून, आईजी साहब खुद बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई थी तो हमें ये लग रहा था कि बंदा पकड़ा गया है इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब खुद बैठ रहे हैं। हमारी असम्पशन थी, हमें लग रहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है, इसकी वजह से लग रहा है। आपके ख्याल में क्या पुलिस को पहले चेक करना चाहिए था खातून से तस्वीरें भेजकर, और उसके बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। वो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसकी तरफ से थोड़ा सा इलामिया अगर कर दिया जाता, क्योंकि अभी देखें ना, तफ्तीश तो मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक मुलजमान नहीं पकड़े गए। एक बंदा खुद पेश हुआ है, उसका भी नहीं पता वो सही है कि नहीं, दूसरा भागा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी चीफ मिनिस्टर साहब को लाने की।
वो एक पुलिस लेवल का काम था, हो गया। लेकिन देखें, जो बात अभी सैर कामरान साहबा ने की, मैडम रुशान ज़फ़र ने की, तमाम बाकी स्पीकर्स ने की, असल बात यह है जी कि पुलिस को आपने उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो एक प्रोफेशनल वर्किंग है, जो उनका, वो सारा शटर हो गया है। इस वाक़े से नहीं, इससे बहुत पहले, क्योंकि पुलिस को आपने अपनी पॉलिटिक्स का, जो पॉलिटिशियंस हैं तमाम पार्टीज़ के जी, उसमें पीटीआई भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है, उन्होंने उसको एक जरिया, उसको जरिया बना लिया है। पंजाब में ख़ास तौर पे जो एमपीए साहबान हैं, एमएनए साहबान हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि पुलिस उनकी प्रोफेशनल हो। नहीं, नई हुकूमत ने तो डीपोलिटिसाइज नहीं किया सर, कोई रिफॉर्म्स नहीं की। देखें, उनकी आप गैर संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं ख़ास तौर पे, मुझे अफसोस इस गवर्नमेंट पे है, ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब एक डिफरेंट टाइप के लीडर हैं, वो रवायती लीडर नहीं है जी। पुलिस आर्डर 2002 में बना जी, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। पुलिस रिफॉर्म्स वही हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना है, अभी तक इम्प्लीमेंट किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपके? अच्छा, इसलिए नहीं किया कि उसमें जो सबसे पहले उसका मुखालिफ पुलिस डिपार्टमेंट के खुद आईजी साहबान हैं। क्यों? इसलिए कि आईजीज़ की पावर डिसेंट्रलाइज होती हैं, एडिशनल आईजीज़ को लगाया जाता है, आरपीओ उनको जाती हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन है उसमें, जो ज़िले में अगर पुलिस फेल हो जाए तो वहाँ पे सेल जा सकता है, वो इंक्वायरी करके पुलिस को डायरेक्ट कर सकती हैं कि ये आप करो, पर्चा दो, तफ्तीश गलत हुई है। वो नहीं चाहते कि कोई और बॉडी उनको सुपरवाइज करे। ये सारी वजूहात हैं। लेकिन हुकूमत तो इम्प्लीमेंट कर सकती है ना उसको। भाई हुकूमत तो, ये जो तब्दीली के नाम पर हुकूमत आई है, ये पुलिस रिफॉर्म्स का नारा लगा कर आई है, इसने भी नहीं किया आपके ख्याल? ये बहुत बुज़दिल वाक़या हुई है गवर्नमेंट, और बहुत अफसोस है हमें, क्योंकि उसमें अवाम का फ़ायदा है, अवाम को इंसाफ मिलने के लिए बहुत उसको एक मैकेनिज्म दिया गया। अच्छा, वैसे इसमें उसको इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। आसिम साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर पहले ताहिर साहब का भी इस पर राय ले लें, फिर आप रिस्पॉन्ड करिए। ताहिर साहब, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए अमली तौर पर कदम उठाया गया आपके ख्याल में? दावा तो हुकूमत का यही था, और हम समझ रहे थे कि जिस तरह केपी की पुलिस आज़ाद है कि वहाँ का आईजी जो है, एडिशनल आईजी का अफसर भी उसकी मर्जी के बगैर तैनात नहीं हो सकता, ऐसा ही कुछ पंजाब में भी होगा। और अगर जैसा कि लक साहब ने जिक्र किया पुलिस आर्डर का, तो पुलिस आर्डर की अच्छी बातों में ये भी है कि आईजी एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी है अपने डिपार्टमेंट का, लेकिन सूबाई हुकूमतों ने पुलिस आर्डर का हुलिया बिगाड़ दिया। अब सूरत हाल ये है, मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज किया आईजी के पास ट्रांसपोर्ट के हेड में 10 करोड़ रुपया है, अब बेशक उसको बजट दे दिया गया, लेकिन अब जब उसने ट्रांसपोर्ट खरीदनी है या इश्तिहार देना है, तो उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट के पास लेटर लिखेगा, गवर्नमेंट फिर फिनांस डिवीजन को लिखेगी, वहां से फिर अप्रूवल आएगी। इसी तरह ये तक इख्तियार नहीं है आईजी को कि जो वैकेंसीज खाली हो जाती हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं पुलिस वाले, उनका बजट तो पहले से सैंक्शन हुआ होता है। 2018 और 2020 की पुलिस में कोई फर्क है ताहिर साहब? उसके लिए भी उसे एनओसी लेना पड़ता है। 2018 और 2020 की पुलिस में कोई फर्क, 2018 और 2020 की पुलिस में कोई फर्क है आपके ख्याल में? मैं समझता हूं कि पहले भी पुलिस जो है वो सियासतदानों का आलाकार थी, और पिछले दौर में भी पुलिस पर सियासी दबाव था, बल्कि ज्यादा ही था, और अब भी है। पिछले दौर में ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी गवर्नमेंट की, आपके ख्याल में सर कोई ऐसा एजेंडा शुरू कर दिया गया है जो 2 साल में या 3 साल में 2023 तक अपने रिजल्ट्स दे देगा पुलिस में? कुछ ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर काम शुरू हुआ है आपके ख्याल में? अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हुकूमती सतह पर हमें बेहतर नजर नहीं आती। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बार बार आईजी चेंज होते हैं, जिलों के एसपी, डीएजी, बल्कि डीसी वगैरह भी सब चेंज होते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो आज सूरत हाल पहले से खराब है, लेकिन अगर हम सियासी मुदाखलत के हवाले से देखें तो पहले भी सियासी मुदाखलत थी, अब भी है, और शायद पहले कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि मैंने उस दौर में भी सर्व किया है और इस दौर में भी सर्व किया। जी अच्छा, मुझे आसिम शौकत साहब, आप तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के, पंजाब हुकूमत की तरफ से आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया हो, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए अमली तौर पर कोई कदम उठाया गया हो अब तक? क्योंकि दोनों पुलिस अफसरान जो अपने इस शोबे में माहिर हैं, अपनी पूरी राय रखते हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं दोबारा रिट्रेट करता हूँ कि ये हमारा मैंडेट था
कि हम KPK की तर्ज पे पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और इंशाल्लाह वी स्टैंड बाय दिस मैंडेट। पंजाब के एक डिफरेंट डायनामिक्स थे, यहाँ हमारी हुकूमत का जो फैब्रिक था वो डिफरेंट था और शुरू में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए फर्स्ट टाइमर्स से ज़्यादातर कि हमें कुछ टाइम लगा और फिर ये कोरोना से निपटना बीच में पड़ गया, बट वी आर ऑन इट। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक मुकम्मल सिस्टम में तब्दीली भी हम अपनी ड्यूरेशन में ही करके जाएंगे। अब आ जाएं वो छोटी छोटी चेंजेस जो ऑलरेडी होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल KPK की तर्ज पे DRCs जो है अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़, ये ऑलरेडी इसकी कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है, किसी वक्त भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है शुरू हो जाएगी। फिर आप देखें कि तमाम थानों में CCTVs लग गए हैं थाने को और थाने के अमले को मॉनिटर करने के लिए। 50 स्मार्ट थाने जो हैं जहां जदीद इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो हो गई हैं। 10,000 भर्तियां एक्स्ट्रा हो रही हैं मेरिट के ऊपर। इसके अलावा 600 व्हीकल्स जो हैं वो और मंगाई गई हैं इनको इक्विप करने के लिए। बेशुमार 15 को कनेक्ट कर दिया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ताकि तमाम डेटा जो है वो सेंट्रलाइज हो जाए। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन मैं अपने जो मेरे ऑफिसर्स हैं इनसे एग्री करता हूं कि एक ओवरऑल सिस्टम की जो चेंज है, जिस तरह उन्होंने एक डॉक्यूमेंट की बात की, उसकी सेंस के ऊपर हम डायरेक्शन ले ली है। आपके ख्याल में आबिद अली या जो मुजरिमान है इस वाक़े के, उनको पकड़ने में कितना मजीद टाइम लगेगा? पुलिस कितना करीब है, हुकूमत कितना करीब है? अच्छा असद, इसमें चलने अच्छा है आपने ये सवाल किया है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा क्रेडिट गवर्नमेंट को और पुलिस को दें कि जितनी तेज रफ्तारी से पुलिस ने इस केस में पेशरफ्त की है। नहीं, लेकिन आपने हमेशा नहीं, ये बात नहीं मैं कह रहा कि एहसान नहीं किया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट टू कैप्चर द क्रिमिनल्स, बट एट द सेम टाइम हमारी एक हिस्ट्री है, हमने देखना है। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल 2013 में जिस वक्त ये शख्स पहले पकड़ा गया था आबिद अली, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो थी वो इसकी जमानत के बाद आई थी, 1 साल बाद 2014 में। अब 3 दिनों के अंदर इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है। तो ये पिछली दफा जब ज़ैनब केस हुआ था 2.5-3 माह के बाद पता लगा था कि मुल्जिम कौन है। हमने 3 दिनों में एक कड़ी ढूंढ ली है, एक DNA मैच कर लिया है, उसकी एक कड़ी को पकड़ लिया है। रोशाना साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इसका पॉजिटिव रुख भी देखिए। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं असद इतना कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट का फुकदान है। जब तक हम अपने इदारों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल शायद हमारे तमाम इदारों में बहुत बहुत अच्छे भी हैं जिनकी कारकर्दगी भी अच्छी है, लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि बहुत सी खराबियां हैं। और खास तौर पे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की जब हम बात करते हैं तो बहुत कोताही है हमारे जहन में। वो तो हमारा माइंडसेट ही इतना गलत है, हम तो फौरन औरत को ही समझते हैं कि जी वो क्यों आई यहाँ, क्यों अदालतों में आ रही है, वो क्यों अपना FIR कर रही है। वो तो FIR से डर के चली जाती है। फोरेंसिक एविडेंस जब कलेक्ट करना होता है, आप सोचें कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उस औरत के लिए जो रेप हुई है। आप खुद सोचें कि जो उस ट्रॉमे से गुजर के आई है, जो कि करना पड़ता है, लेकिन हमें ट्रेनिंग बहुत चाहिए, हमें अपने पूरे सिस्टम को बदलना है। और ये रिफॉर्म जो है ये सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन की नहीं, वो सही कह रहे हैं जो हमारे पुलिस के नुमाइंदे, हमने सारे सिस्टम को पॉलिटिसाइज कर लिया अपने फायदे के लिए। हम हर इंस्टीट्यूशन को खराब कर चुके हैं। सियासत इसके बगैर होती नहीं है। देखो जी, एक बात असद साहब, जो बात जिस पे नहीं दिया गया, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है, देखें सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना अरबों रुपए का, IG साहब मोटरवे को 2 बजे कॉल जाती है, 4 बजे पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, 2 घंटे लाहौर के अंदर। अब सबसे पहले बात तो यह है कि उनको चाहिए था कि वो 15 को इतला देते या IG पंजाब को इतला देते। जी हाँ, वो राउट कर देते। एक साइल है, उसकी इस्तदा को राउट करके मुतल्लिका इदारे। फिर अगर आपने 6 महीने वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं लगाई, चाहे वो कमिश्नर साहब की डोमेन थी, जैसे तैर आलम साहब कह रहे हैं, IG पंजाब की थी, IG मोटरवे की थी, भाई ये तीनों मिलके बैठते, कोई आर्जी हल निकालते जब तक गवर्नमेंट इनको वो नफरी की सैंक्शन ना करती। तो ये सारा लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारा वो कॉन्फिडेंस नहीं है इन इदारों में। ये इदारे बिल्कुल फुटबॉल बन गए हैं। ये सिर्फ अपनी एक तरह से बैड गवर्नेंस वक्ती तौर पे ये खुश करते हैं गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया को चाहिए कि आलम खान, अब्बास लक थोड़ा साहब, करें, रोशाना साहब, शौकत सैर, कामरान साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।